ब्रेक के पहले हमने देखा कि झारखंड राज्य स्वास्थ्य विभाग में बहुत मेहनत हो रही है ताकि डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़े। जो डायग्नोस्टिक्स जांच होते हैं, मलमूत्र, खून की जांच, एक्सरे, उसके लिए इन लोगों ने 1000 तरह की जांच के लिए इन लोगों ने पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर एमओयू किया है और अभी सभी जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर यह सुविधा उपलब्ध है। आने वाले समय में और निचले स्तर पर भी ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी लगभग 3-4 महीनों में। और दवा की उपलब्धता पर भी बहुत कार्य किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि ये जो मेहनत है उसका जो पूरा आपको फल मिलेगा उसमें थोड़ा समय लग सकता है, 4 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, लेकिन काफ़ी मेहनत हो रही है और लगता है कि स्वास्थ्य विभाग झारखंड राज्य का बहुत तेजी से लोगों की सेवा में और बेहतर सेवा देने के लिए प्रयास कर रहा है। अब हम लौटेंगे माननीय मंत्री जी के पास और वो इस कड़ी मेहनत करने वाली टीम के मुखिया हैं, तो वो बताएंगे कि ये जो मेहनत हो रही है वो अगले 6 महीना या साल भर में क्या परिदृश्य होगा झारखंड राज्य में, आम लोगों को क्या दवा की, डॉक्टर की उपलब्धता की, जांच की, सही इलाज की, असाध्य रोगों के लिए किस तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी, क्या अच्छी सुंदर तस्वीर सामने आने वाली है। मंत्री जी, हमारे प्रधान सचिव ने आपको विस्तृत रूप से बताया। मैं यही आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 1 साल के अंदर हम लोग हर एक गांव जहाँ कस्बे हैं, जहाँ 5000 की जनसंख्या, वहाँ HSC और हॉस्पिटल जो होता है, छोटा हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं, जहाँ नहीं खुला है, और जहाँ आदिवासी बेल्ट है वहाँ 3000 जनसंख्या पर। उसके अलावा एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमने बताने जा रहा हूँ। झारखंड सरकार में जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में इस तरह का पॉलिसी नहीं बनी है, जो प्राइवेट पार्टनरशिप से हम चाहते हैं कि कोई अगर खोलना चाहता है, उसके पास 20 एकड़ जमीन हो और 300 बेड का हॉस्पिटल बना के देता हो, उसको 30 करोड़ रुपया तक अनुदान देंगे। 30 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा यदि 20 एकड़ जमीन लेकर 300 बेडेड हॉस्पिटल कोई पीपीपी मोड पर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर राज्य की मदद लेकर खोलना चाहता है, तो उसको माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि 30 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में मुफ्त दिए जाएंगे। इस तरह का इंसेंटिव राज्य सरकार देने की मंशा रखता है। अच्छा, उसके अलावे अगर उसको हम लोग रोड बना देंगे 5 किलोमीटर तक, बिजली की व्यवस्था करेंगे और 1 साल का लोन जो 1 करोड़ का होगा उसका सूद भी हम लोग 5 साल तक देंगे। मंत्री जी, हमको लगता है विश्वसनीयता का प्रश्न होगा, नहीं तो इतने अच्छा ऑफर, आपका इतना अच्छा ऑफर है, बहुत सारे लोग आना चाहिए। अभी तक हमने 4 लोग ने दिया है प्रपोजल, 4 प्रस्ताव आ भी चुके हैं और आने वाले हैं। इसलिए हमारे यहाँ अधिक रूप प्रोत्साहित करने की नीति बनाई जा रही है। बहरहाल अभी जल्दी से हम लोग कुछ आंकड़ों पर नजर देना चाहते हैं कि भारत सरकार में जो औसत है, उन पैरामीटर्स पर, उन क्राइटेरिया पर झारखंड किस परिस्थिति में है। जैसे अगर आप शिशु मृत्यु दर देखें तो पूरे हिंदुस्तान का औसत है 40, जबकि झारखंड का औसत है 37। यानी 1000 बच्चों का जब जन्म होता है 40 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, जबकि यहाँ 37 बच्चों की मृत्यु होती है। वो हिंदुस्तान के औसत से कम है, यानी यहाँ की स्थिति थोड़ी बेहतर है। लेकिन मातृत्व मृत्यु दर में पूरे हिंदुस्तान का औसत है 178, जबकि झारखंड का औसत है 219। आशीष जी इसको नोट करेंगे क्योंकि आपके रूरल हेल्थ मिशन में एक टारगेट होगा कि इसको कैसे कम किया जाए। जन्म दर पूरे हिंदुस्तान का 21.4 है, यानी 2.14% पर ग्रोथ हो रहा है, जबकि झारखंड का 24.6 यानी 2.46 की औसत से यहाँ की आबादी बढ़ रही है, जो हिंदुस्तान के आबादी बढ़ने की रफ्तार से थोड़ा ज़्यादा है। अब हम देखें कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो भवन की आवश्यकता हो, स्वास्थ्य कर्मी की आवश्यकता हो, तो हमारी आवश्यकता क्या है और हमारे पास उपलब्धता क्या है, जो आज के आंकड़े हैं। कल परिस्थिति बदल जाएगी और इससे बेहतर हो जाएगी। स्वास्थ्य चिकित्सा उपकेंद्र में हमारी आवश्यकता है 6043 उपकेंद्रों की, जिसमें उपलब्ध हैं 3958, यानी अभी 2085 उपकेंद्रों की कमी है। महिला स्वास्थ्य कर्मी 4288 चाहिए, लेकिन हमारे राज्य में यह खुशी की बात है कि हमारे पास 6574 हैं, आंकड़े बताते हैं,
आवश्यकता से 2300 अधिक हैं। पुरुष स्वास्थ्यकर्मी में स्थिति बहुत ही खराब है। 3958 के बजाय मात्र 957 लोग यहां उपलब्ध हैं, यानी 3001 पदों की रिक्ति है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में जैसा मैंने पहले भी बताया था, जो महिला स्वास्थ्य कर्मी सहायक हैं वो 330 केंद्रों में मात्र 70 हैं और पुरुष मात्र 30 हैं। डॉक्टर्स 330 में प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर 407 हैं, लेकिन इसमें प्रश्न उठता है कि क्या डॉक्टर सही समय पर प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं कि नहीं। विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट में झारखंड में स्थिति थोड़ी खराब है। 752 विशेषज्ञ चाहिए, जैसे कि हड्डी रोग के विशेषज्ञ हैं, लंग्स के विशेषज्ञ हैं, किडनी के विशेषज्ञ हैं, अलग अलग रोग के अब विशेषज्ञ, अक्सर लोग विशेषज्ञ के यहाँ जाना चाहते हैं, तो 752 में मात्र 86 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, यानी 686 विशेषज्ञ पदों में कमी है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो नर्सिंग स्टाफ है वो 1646 होना चाहिए, उसमें मात्र 872 है, यानी कि कमी है 774 की। तो ये हुए कुछ आंकड़े जो हमारे संसाधन हैं जिसको उपयोग किया जाता है आपको स्वास्थ्य सेवाओं को आपके पास पहुंचाने में। इसके पहले कि हम विद्यासागर जी के पास चले, कुछ विजुअल बाइट्स हम देखेंगे जिससे पता चलेगा कि सरजमीन पर जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वहां क्या हो रहा है। कोई भी जमीन पर धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। जैसे कि अभी अब समस्या मेडिकल के लीजिए, जो गरीब बीपीएल धारी को जो 30,000 रुपया मिलता था वो भी बंद हो गया है। जो पहले स्थिति था स्वास्थ्य के बारे में वो आज भी है। रघुवर सरकार के भी आने से भी कोई फायदा नहीं दिख रहा है। हेल्थ में ऐसा है कि लोग बाहर जाके इलाज कराते हैं, यहाँ पे डॉक्टर अपने मनमानी तौर पे जो दवा उसके लिए सूट नहीं करता वो दवा देते हैं, लोग पैरालाइज हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस हैं। सरकार काम तो कर रही है, देखिए कुछ 1-2 साल में तो कुछ होता नहीं है, टाइम लगता है, कोई भी चीज में टाइम लगता है। देखते हैं 1 साल और क्या होता है, उसके बाद ही किसी चीज को जज किया जा सकता है। विद्यासागर जी, मैंने कुछ आंकड़े आपके सामने रखे और मंत्री जी ने भी बताया कि बहुत तेजी से तस्वीर में परिवर्तन होने जा रहा है, चाहे वो डॉक्टर्स की उपलब्धता हो, चाहे वो जांच सुविधा की बात हो, चाहे वो दवा उपलब्ध कराने की बात हो, मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है आपके कार्यक्रम को देख के लोगों को भी ऐसा लगेगा कि लगता है कि 6 महीने में, साल भर में, आने वाले समय में तस्वीर बड़ी तेजी से बदलेगी। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि सभी चाहते हैं कि लोगों की विश्वसनीयता बढ़े, लोग सरकारी अस्पतालों में आएं। सभी ज्यादातर लोग गरीब हैं और वो उनका इलाज सरकारी अस्पतालों से होना चाहिए। एक तो जो आंकड़े आपने बताया है उसमें थोड़ा मैं करेक्ट करना चाहूँगा। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 2013 सर्वे के मुताबिक, SRS सर्वे, हमारा 36 है, नेशनल एवरेज है 40 है। वो 38 जो आपने कहा वो 37 कहा था मैंने, एक ज्यादा कह दिया था। अगर आप हमारा प्रोग्रेस देखेंगे टू व्हेन स्टेट वाज फॉर्म्ड, हमारा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट था 60 था, नाउ इट हैज कम डाउन टू 36। भारत सरकार का एवरेज जो है 62 था, वो 42 पहुंचा था। तो लगातार देयर इज ए इंप्रूवमेंट। अंडर 5 मोर्टालिटी रेट, अनदर हेल्थ इंडिकेटर जो देखा जाता है, हमारा 48 है, नेशनल एवरेज 49 है जी। सो इन दैट एस्पेक्ट ऑल्सो वी आर बेटर एंड इम्प्रूवमेंट ऑल्सो हम लोग 54 से 48 को ले आए हैं इन स्पैन ऑफ 5 years। 2011 में वो 54 था और आज 2013 में वो 48 है, लास्ट सर्वे जी। ये सही बात है। मैटरनल मोर्टालिटी में हम लोग नेशनल एवरेज से कम है। नेशनल एवरेज हमारा 167 है 2011-13 सर्वे के मुताबिक, हम 208 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। अगर आप देखेंगे हम लोग कहाँ से हम लोग प्रोग्रेस किए हैं 208 को, वी वर एट 400 इन 2001, 400 मैटरनल मोर्टालिटी रेट था, जो 2013 में 208 हुआ है। इनफैक्ट
2012 में 219 था. There is a sharp decline in 2013 which has come down to 208. But नेशनल एवरेज से हम हाई हैं, लेकिन इसमें चार ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 2001 में प्रसूति के दौरान 1 लाख लोगों में लगभग 400 लोग माताओं की मृत्यु हो जाती थी, और अब पिछले 14-15 वर्षों में झारखंड में ये आंकड़ा घट के 208 पर आ गया है. ये बहुत बड़ी उपलब्धि. इसमें 2 डिविजन्स को हमें फोकस करना पड़ेगा. एक पलामू डिवीजन, एक संताल परगना, जो इवन स्टेट एवरेज से भी ज्यादा है. नॉर्थ छोटा नागपुर इवन नेशनल एवरेज से भी कम है. सो हम लोग को फोकस्ड वे में काम करने के लिए हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक वे में हम लोग प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं. सबसे इम्पोर्टेंट इसमें हम लोगों को हमारा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ाना पड़ेगा, और फर्स्ट रेफरल यूनिट जहां पर गर्भिणी महिला इमरजेंसी में जो सी सेक्शन किया जाता है, वैसे व्यवस्था करीब 5 लाख पॉपुलेशन पर एक होना चाहिए. जी. पिछले 1 साल में हम लोग 10 बढ़ा दिया है इसको. 68 होना था, हमारे यहाँ आज 58 सेंटर्स में सी सेक्शन हो रही थी. सो लगातार प्रयास से मैटरनल मोर्टालिटी कम करने के लिए काफ़ी हम लोग प्रयासरत हैं. उसी तरह इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में भी हम लोग एकदम फोकस वे में हम लोग मूव कर रहे हैं. आज के दिन हमारा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 57% है. उसको हम चाहते हैं कि 1 साल में उसको बढ़ाने के लिए, ताकि मैटरनल मोर्टालिटी का काफ़ी हद तक नीचे लाने के लिए. एक तो ये आंकड़ों के बारे में. जहाँ तक आपने बताया जो वैकेंसीज, ये वैकेंसीज का, ये रेगुलर वैकेंसीज की बात आपने कहा है. काफ़ी जगह अनुबंध पर लोग हैं वास्तव में. जी. एक तो एनआरएचएम के अनुबंध के लोग हैं, कुछ आउटसोर्सिंग के आधार पर भी लोगों ने जहां पर वैकेंसी है वो लोगों ने एंगेज करके रखा है. प्रश्न बार बार इस सत्र में हम घूम के आ रहे हैं कि कैसे लोगों का भरोसा हो सरकारी सिस्टम पर, दवा उपलब्ध हो, डॉक्टर समय पर बैठे. उसी बात पर हम आते हैं. हम लोगों ने 4 पॉइंट प्रोग्राम पिछले साल ने बनाया. जी. माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश था, 4 चीज आप उपलब्ध कराइएगा: दवा, डॉक्टर, सफाई, डायग्नोस्टिक्स. इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर अराउंड 20-15 वेराइटीज ऑफ मेडिसिन अवेलेबल होते थे हर एक जगह पर. आज के दिन इवन मोस्ट इंटीरियर प्लेसेस में भी आपको एटलीस्ट 70 to 90 वेराइटीज ऑफ मेडिसिन, बेसिक मेडिसिन आर अवेलेबल इन ऑल द हॉस्पिटल्स. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और भी ज़्यादा है. डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत जैसे कालाजार हो या टीबी हो या लेप्रेसी हो, मलेरिया हो, उसकी 100% दवा अवेलेबल है, जो दवा होना चाहिए. दैट इज मेडिसिन अवेलेबिलिटी. जी. हम लोग इस साल उसको ऑल एसेंशियल ड्रग्स अवेलेबल कराने का एक स्टैंडर्ड्स है. पीएससी में किस तरह का दवा होना चाहिए, सीएचसी में कितना दवा होना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किस तरह का दवा होना चाहिए, मेडिकल कॉलेजेस में. उसकी व्यवस्था के लिए ही ये लोग टेंडर की जो बात कर रहे हैं, जो इस साल में हम लोग उसकी पूरी व्यवस्था हो जाएगी. लेकिन जो दवा आज अवेलेबल है, दैट मीट्स द बेसिक एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स टू कैटर टू ऑल द डिसीजेस. एंटीबायोटिक्स एंड लाइफ सेविंग ड्रग्स अवेलेबल है, इंक्लूडिंग स्नेक बाइट, डॉग बाइट, ऑल रिलेटेड मेडिसिन. नाउ सेकेंड एस्पेक्ट है जैसे डॉक्टर्स का पोस्ट भरने का एंड इंश्योर करने का, वो लोग वहां पर हो. हम लोगों ने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए एक अलग नियमावली बनाया, उनके लिए अलग इंसेंटिवाइज किया है नियमावली में, उनका प्रमोशन एस्पेक्ट. उसी के आधार पर रिक्विजिशन भेजा है जेपीएससी में. अभी हम लोग प्रोसेस में हैं, करीब 150 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में है. आई मीन रिक्रूटमेंट इज ओवर, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर्स. सो उसमें भी हम लोग प्रयासरत है. स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जनरली ऑल ओवर इंडिया कम है, कुछ कैटेगरीज पर्टिकुलरली. रेडियोलॉजिस्ट की कमी है, ईएनटी स्पेशलिस्ट की डॉक्टर्स की कमी है, स्किन स्पेशलिस्ट की कमी है, देन यू हैव एनेस्थेसिस्ट की बहुत कमी है. इट्स एन ऑल इंडिया पिक्चर है. बट इवन देन वी आर एबल टू गेट गुड नंबर ऑफ डॉक्टर्स. एक बिंदु पर आपका विचार जानना चाहूंगा. हम सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे
कि जो आंकड़े दिखाते हैं कि डॉक्टर उपलब्ध हैं, उनकी पोस्टिंग है, लेकिन जो दूर सुदूर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है चतरा, वहाँ ड्यूटी न करके वो डॉक्टर पता चला कि वो हजारीबाग, रांची, बड़े बड़े शहरों में आके अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करता है। तो आंकड़े इस बात को दर्शा नहीं पाते हैं। वैसी परिस्थिति में एब्सेंटिज्म को दूर करने के लिए क्या कोई विशेष आप अभियान चला रहे हैं? डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी के इंश्योर करने के लिए हम लोगों ने भी सभी सीएचसी में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया है। ऑल ऑफ देम आर रजिस्टर्ड, बट ये नया सिस्टम है, उसको रेगुलर मॉनिटरिंग होती है, कौन कौन अटेंडेंस कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा है, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। बहुत अच्छी बात है विद्यासागर जी, हम आपके पास लौटेंगे। आशीष जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं और लोगों के हित में ये सब किया जा रहा है, आपको क्या ऐसा लगता है, प्रश्न एक, कि इन सब बातों की जानकारी बिल्कुल गांव में रहने वाले जो अनपढ़ लोग हैं, शायद इस टीवी चैनल के प्रोग्राम को भी वो नहीं देखेंगे, उन तक ये कैसे पहुंचे? और इसके लिए एक व्यापक प्रचार तंत्र की आवश्यकता है, वो आप लोग कुछ कर रहे हैं यार? जो स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न स्कीम है लोगों के कल्याण के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उसको सुदूरवर्ती इलाकों तक पहुंचाने के लिए हम लोग उसको 360 डिग्री अप्रोच जिसे कहा जाता है, वो हम लोग अपनाते हैं। टीवी तो सबसे कॉमन हो गया, टीवी, अखबार, रेडियो। उसके अलावा हम लोग जो नुक्कड़ नाटक हैं हमारे, जो हमारे कोई अपने फोक, जैसे फोक छऊ है हमारे यहाँ पे, इस तरह जो हमारे अपने फोक आर्ट हैं, उसके माध्यम से हमारे पिछले वर्ष 11 जो हमारे हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें सुदूरवर्ती इलाकों में ऐसे ट्रूप्स भेजे गए जिन्होंने एकदम इंटीरियर गांव में जाकर के इसका प्रचार प्रसार किया। तो इसका जो बजट है हमारे पास वर्ष का लगभग 15 करोड़ का रहता है। अब हम डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी से जानना चाहेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण होता है जो डॉक्टरों का या जो स्वास्थ्य कर्मियों का व्यवहार होता है जब आम लोग अस्पताल में आते हैं। तो अगर आप प्राइवेट किसी जगह जाते हैं, वो फीस ले रहे हैं, तो थोड़े अच्छे तरीके से लोगों से बात करते हैं, लेकिन सरकारी डॉक्टर के पास जाने से कभी कभी जो गरीब व्यक्ति है, जिसके पास उतनी बुलंद आवाज नहीं है, उसको अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं किया जाता है। इसके लिए कुछ सेंसिटाइजेशन डॉक्टर्स का, कि कितना भी गरीब आदमी आए उसको इज्जत प्रतिष्ठा के साथ आप कुर्सी पर बैठाएं, उसकी बातों को हमदर्दी के साथ सुनें, उसको इलाज करने के लिए प्रोत्साहित करें, इसके लिए क्या किया जा रहा है? ये बहुत ज़रूरी जो आपने कहा अभी, कि अगर पेशेंट्स को आप समय नहीं देंगे, एक सुबह के पेशेंट आया, अभी आप उसको ठीक से एग्जामिन नहीं किए, पहले ही दवा लिख के कुछ दे दिए जी, और अगर उसके साथ व्यवहार ठीक नहीं रहेगा तो पेशेंट दोबारा आएगा नहीं जी। तो ये चीज़ हम लोगों ने उनको सेंसिटाइज, जहाँ भी किसी और भी ट्रेनिंग में आते हैं उसमें, और ख़ास करके जो हम लोग, जैसे अभी सर ने कहा, आईपीडी ओपीडी का जो हम लोग रिव्यू करते हैं, जब देखते हैं कि भाई इतना कम पेशेंट क्यों आपके पास जा रहा है, क्या 30 दिन में 26 दिन जो आपको काम करना है, तो 26 दिन के रोस्टर के हिसाब से आप नहीं कर रहे हैं, तो आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं? हो सकता है कि किसी दूसरे डॉक्टर के पास ज़्यादा मरीज इसलिए जा रहा है कि उसका व्यवहार अच्छा है, आपके पास नहीं आ रहा कि भाई डॉक्टर समय से देखते नहीं है, चाहे आपके इलाज से वो ठीक नहीं हो रहे, इलाज का मतलब आप ठीक से देखें नहीं तो कहाँ से ठीक होगा। तो इस तरह का हम लोग कर रहे हैं, और उसके साथ भी एक हमारा हेल्पलाइन भी है 104 ऐसा कॉल सेंटर है यहाँ सेंट्रलाइज हम लोग के यहाँ। एम्बुलेंस के लिए नहीं, दिस इज नॉट फॉर एम्बुलेंस, ये है 24/7 वहाँ एक सुविधा है जिसमें कि मेडिकल असिस्टेंस में, मान लीजिए अगर हमको कहीं पर दूर दराज में है जहाँ की हमको ANM भी पास में नहीं है, चाहे डॉक्टर भी नहीं है, तो हम वो जो झोला छाप ये सब के चक्कर में पड़े, उससे अच्छा आप कॉल करके कंप्लेन बताकर वो उसका ट्रीटमेंट वहाँ से, एक बेसिक जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है जी, उसका वो एडवाइस वो दे देते हैं वहाँ से। आपने देखा कि अगर कहीं पर किसी को समस्या है और उसे चिकित्सा से संबंधित कोई समस्या हुई है, तो आप 104 डायल कर सकते हैं और उसके बाद आपको कोई न कोई सहायता उस कॉल सेंटर से दी जाएगी। हमारे बीच बैठे हुए हैं NGOs के हेड्स, आम लोग, डॉक्टर्स। यदि आपको किसी भी तरह का प्रश्न हमारे पैनलिस्ट से पूछना है तो आपका स्वागत है। मेरा नाम राजकुमार है और मैं एकजुट नाम के संस्था के साथ काम करता हूं। आपके जितने भी चर्चाएं हुई, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी जोर दिया गया, दवाओं पे काफ़ी जोर दिया गया, मेडिकल कॉलेजेस की बात हुई। इन सब चीज़ों के लिए रिसोर्सेज की काफ़ी ज़रूरत होगी। और अभी जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का दौर है, इस पे काफ़ी एक समाचार काफ़ी चर्चा में रही कि सेंटर से स्टेट को कम बजट मिल रहा है।
तो इस स्थिति को निपटने के लिए राज्य सरकार क्या रणनीति बनाई है, ये मैं जानना चाहूँगा। और दूसरा, जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इस पे भी राज्य सरकार का अंशदान लगभग पहले से 25% से लगभग शायद 40% हो गया, तो राज्य सरकार का अंशदान भी बढ़ा है। तो इन स्थितियों से, वित्तीय स्थितियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की रणनीतियों पे अगर आप थोड़ी विचार रखें तो। हेल्थ डिपार्टमेंट का एलोकेशन इट इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, रिसोर्सेस की कमी नहीं है, इनफैक्ट द कैपेसिटी टू स्पेंड में कमी है। नंबर 3, कई ऐसे चीजें जो हमको करने की जरूरत नहीं है, यू ब्रिंग ए प्राइवेट फेलो, ही विल डू इट, डोंट इन्वेस्ट। जैसा पैथोलॉजिकल डायग्नोस्टिक का पीपीपी में आ गया, आई नीड नॉट हैव टू इन्वेस्ट एनीथिंग, ही विल प्रोवाइड द सर्विसेज, he gives you efficiencies, he gives the best technology, he gives customer satisfaction. I pay him for that. Where किसी कैटेगरी को फ्री में देना है तो बाकी लोग वो CGHS रेट पर वो पे करेंगे, अपना वो सर्विसेज वो उनको मिलेगा। रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक्स में भी हम लोग पीपीपी में गए हैं। एक प्रश्न शायद आपने पूछा था कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में राज्य का अंशदान क्या है, आप बताना चाहते हैं? ठीक कहे थे ये कि 75-25 का पहले रेशियो था, 75 सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, 25 हम राज्य सरकार देती है, अब 60-40 हो गए। नमस्कार सर, मेरा नाम ऋचा चौधरी और मैं सोशल डेवलपमेंट कंसल्टेंट हूँ और मैं पंचायतों से भी जुड़ी हुई हूँ। तो मेरा सवाल आप सबसे है कि अभी पंचायतों का सेकेंड टर्म अभी शुरू हुआ है, नई पंचायतें अभी आई हैं झारखंड में जी। और मेरे ख्याल से पंचायतों की बहुत अहम भूमिका हो सकती है स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने में जी। तो क्या डिपार्टमेंट की कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है, रणनीति है कि पंचायतों को कैसे सशक्त किया जाए ताकि जो आपकी सेवाएं हैं स्वास्थ्य विभाग की वो और लोगों तक पहुंचाई जा सके? क्योंकि अभी नया रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के आए हैं, तो हमारा एक प्लान ऑफ एक्शन है उनको ट्रेनिंग देने के लिए और उनको ऑल द प्रोग्राम्स के साथ अवगत कराने के लिए। ये कार्यक्रम हम लोग नेक्स्ट 1-2 मंथ्स में शुरू करने वाले हैं। मैं डॉक्टर राजीव कुमार होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। मुझे आप सबों से ये क्वेश्चन है कि होम्योपैथिक के बारे में जो हमारी देसी चिकित्सा पद्धति है जी, जो काफ़ी जितने भी आपका सरकार का जो स्वास्थ्य का बजट है उसका 10 पैसा यदि होम्योपैथिक दवाओं के माध्यम से यदि खर्च किया जाए, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा या देसी चिकित्सा पद्धति के द्वारा खर्च किया जाए, तो उसका 10 गुना लोग लाभान्वित होंगे। हमारे NHM के अंतर्गत ही वो भी आता है, उसमें आयुष के लिए आता है। अभी तक उनके लिए अलग मेडिसिन और प्लस उनके डिस्पेंसरी, ये सब की व्यवस्था की जा रही है। आने वाले 1-2 सालों में देखिएगा कि हर जगह आपको आयुष चिकित्सक मिलेंगे उसके साथ में, तो वो लोगों पर अपना ऑप्शन रहेगा कि वो इधर दिखाएं या उधर दिखाएं। तो झारखंड को सही दिशा में ले जाने के लिए पूरा प्रयास हो रहा है। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप ईमेल पर, ट्विटर पर जरूर हमें भेजेंगे, APN न्यूज़ उस पर कार्रवाई करेगा। और इन सारी बातों को देखते हुए अब फैसला आपको करना है कि झारखंड राज्य का स्वास्थ्य विभाग कैसा काम कर रहा है। क्या उसका काम करना आप उसे श्रेष्ठ श्रेणी में देंगे, अच्छा की श्रेणी में देंगे, निम्न स्तर का उसको नंबर देंगे, ये अब आपको तय करना है। और इस सोच के साथ हम आपको छोड़ते हैं और फिर हम लौटेंगे, किसी और विभाग की समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि वो अगला विभाग, चाहे वो पानी का हो, सड़क का हो, वो कैसा काम कर रहा है। और इस स्थान पर हम आपसे विदा लेने की अनुमति लेना चाहते हैं। देश विदेश सब जगहों की खबरों के लिए देखते रहिए APN।